नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करें। नालंदा हमारे इतिहास का बड़ा आकर्षक नाम है। इसके चारों ओर भारतीय ज्ञान साधन के अनेक फूल खिले थे। नालंदा एक ऐसा क्षेत्र था जहां ज्ञान के क्षेत्र में जातियों और देश के भेदभाव मिट जाते थे। नालंदा के ज्ञान की डंका पूरे विश्व में फैल चुकी थी। अतः इन्हीं कारणों से लेखक ने कहा है कि नालंदा वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैल गई थी। मगध की प्राचीन राजधानी का क्या नाम था और वह कहाँ अवस्थित था? मगध की प्राचीन राजधानी का नाम व्यवहार था, जो 5 पर्वतों के मध्य गिरिब्रज अर्थात राजगिरी नामक स्थान में अवस्थित था। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय नालंदा में प्रावारिकों का आम्रवन था। आम्रवन में अनेक प्रकार के फल और फूल के वृक्ष थे। महावीर और मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर और मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट वाहड़िक नामक उपग्राम में हुई थी। महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था? महावीर के समय राजगिरी को उपग्राम या वाहड़िक समझा जाता था, जहां महावीर ने 14 वर्षों का वर्षावास किया था। तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? तिब्बत के विद्वान और इतिहास के लेखक थे लामा तारानाथ। इन्होंने नालंदा को सारीपुत की जन्मभूमि बताया है। यह भी बताया है कि उनका चैत्य अशोक के समय में भी था। एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति भगवान बुद्ध तथा अशोक दोनों से संबंध है। नालंदा एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में गुप्त काल में विकसित हुआ। फाहियान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? फाहियान एक चीनी यात्री थे। वे 4वीं सदी में नालंदा आए थे। उन्होंने नालंदा के बाद सारीपुत की जन्मभूमि और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप का दर्शन भी किया था। हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की क्या दशा थी? 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय युवानचांग नामक यात्री भारत आया था। जब युवानचांग भारत आया था तो उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। उनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर बताया है? नालंदा के नामकरण के बारे में युवानचांग नामक चीनी यात्री ने जातक ग्रंथ के आधार पर बताया है कि नालंदा का नाम नालंदा इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने जन्म पूर्व में उत्पन्न भगवान बुद्ध की तृप्ति नहीं मिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उद्धार से हुआ था। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने अपने धन से जमीन खरीदकर वृद्ध को दान में दे दिया। यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। 8वीं सदी के शिलालेख में नालंदा का भव्य वर्णन किया गया। उनके शिलालेख में बताया गया है कि नालंदा के विहारों के पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आसमान को छूते थे। चारों ओर से नीले जल से भरे हुए सरोवर थे। तालाबों में सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। भवनों के बीच में आम कुंजों की छाया थी। भवन में अनेक प्रकार के सुंदर मूर्तियां थी। इति सिंह कौन था? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है? इति सिंह एक चीनी यात्री था। वे अपने समय के नालंदा का वर्णन करते हुए बताए हैं कि उस समय नालंदा विहार में 300 बड़े कमरे थे, 8 मंडप थे। पुरातत्व के खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के अनेक अवशेष मिले थे, जिससे उनकी सच्चाई प्रकट होती है। आगे के कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।